पिछले कुछ अरसे से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और रिसर्च कम्युनिटी में भी और एकेडमिक्स में तो बहरहाल एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ है। उसका नाम है पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट। पैटर्न्स की हिस्ट्री ये है कि एक प्रैक्टिसिंग रिसर्चर टाउन प्लानर क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने एक किताब लिखी थी जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के ऊपर से मुतल्लिक थी, और उस कॉन्सेप्ट को लेकर जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ किया गया तो बहुत सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई होने शुरू हुए, और अब तो इसके ऊपर जनरल पर्पस पैटर्न्स और फिर स्पेसिफिक पैटर्न्स, लैंग्वेज पैटर्न्स, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, बहुत काम हुआ। तो इट वाज ओनली नेचुरल दैट you somewhat would apply the concept of patterns to processes. तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। So what is a pattern? A general solution to a common recurring problem or issue, one from which a specific solution may be derived, is known as a pattern. And patterns can exist at all scales, at all levels. जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, कोई डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, कोई आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और पेपर्स भी पब्लिश किए जाते हैं। और लोग अब प्रोफेशनल्स अपने काम को, अपनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को या प्रोडक्ट्स को बताते हैं कि हमने इसमें ये पैटर्न्स जो हैं ये इम्प्लीमेंट किए हैं। तो प्रोसेस के लिहाज से पैटर्न्स क्या होंगे? अ प्रोसेस पैटर्न इज़ ए कलेक्शन ऑफ जनरल टेक्निक्स, एक्शंस एंड और टास्क्स फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए पैटर्न्स आर ए वेरी यूज़फुल मैकेनिज़्म, और जब ये डॉक्यूमेंट हो जाए तो फिर हम इस डॉक्यूमेंटेशन से, या कहना चाहिए कि प्रोसेस पैटर्न से, इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अ प्रोसेस पैटर्न डिस्क्राइब्स व्हाट यू शुड डू बट डज नॉट टेल यू द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ हाउ समथिंग शुड बी डन। When applied together in an organized fashion, process patterns can be used to construct software processes for your organization. और जैसे मैंने पहले कहा था कि इस डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में, इस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस मॉडल के नतीजे में, यू कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इसी तरह जब आपके पास प्रोसेस पैटर्न्स होते हैं और आप उसको फुली डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, they can be used as reusable building blocks from which you can tailor a specific process that meets the specific needs of your organization and of your current project. क्योंकि हर प्रोजेक्ट की अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बाज़ दफ़ा लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बाज़ दफ़ा कस्टमर की कुछ और रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आप हर प्रोजेक्ट को अलग, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, उसमें शामिल करने पड़ते हैं, और बाज़ चीज़ों को वेव करना पड़ता है, बाज़ एक्टिविटीज़ को आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस पैटर्न्स की एडवांटेज है कि आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक मिल जाता है, स्ट्रक्चर मिल जाता है, और उसमें से बाज़ चीज़ों को आप एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोसेस मॉडल इंस्टेंस के लिए एलिमिनेट कर देते हैं, बाज़ चीज़ों को उसमें शामिल कर लेते हैं। इसमें वेरिएशंस भी आ सकती हैं, इसमें बाज़ ऑप्शनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैटर्न्स कम इन मैनी फ्लेवर्स, जैसे मैंने कहा था, इंक्लूडिंग एनालिसिस पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, एंड द वंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, प्रोसेस पैटर्न्स। Process pattern describes a proven successful approach and or series of actions for developing
software क्योंकि this consists of steps that are necessary to follow while executing a software project. अभी हम बात कर रहे हैं process patterns के ऊपर, तो it can be argued that organizational patterns are related to process patterns. Organization patterns जो हैं they describe common management techniques or organization structures. Organization patterns describe proven successful approaches for organizing and managing people involved in software process. So they have a relationship, they are intertwined with each other. So an important feature of process patterns that it is possible to develop them for all aspects of development, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि they can exist at different levels of granularity. The point that has to be made here is the scope of a single process pattern may range from a high level of applications to a very detailed view of a process or even a sub process जिसको हम typically एक sub process कहते हैं, उसको भी आप process pattern से depict कर सकते हैं. There are a number of types of process patterns. We are interested in 3 specific levels of granularity के जो processes हैं या process patterns हैं उसमें हम interested हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ. आप स्क्रीन पे 3 किस्म के process patterns की types देख रहे हैं: task process patterns, stage process patterns, and phase process patterns. Task process patterns depict the detailed steps to perform a specific task, जैसा कि technical review है, जैसा कि reuse first process pattern है. Stage process patterns depict the steps which are often performed iteratively of a single project stage. A project stage is a high-level form of process pattern, one that is often composed of several task process patterns. And stage process pattern is presented for each program stage, such as program and rework stages. और ये मैं आपको little while इसके diagrams भी दिखाऊंगा. Then there is the highest level of granularity, वो phase process patterns हैं. They depict the interactions between the stage process patterns for a single project phase, such as initiate and delivery phase or construction phase. A phase process pattern is a collection of 2 or more stage process patterns. तो आप ये देख सकते हैं कि embed किए हुए हैं, one set of process patterns is embedded in another set of process patterns. Project phases are performed in a serial manner, which is true of both structured development and object-oriented development. Phase process patterns are performed in serial order. They are made up of stage process patterns which are performed iteratively. तो ये 3 किस्म के process patterns हैं इनके ऊपर आज हम discussion करेंगे. What can we do with the process patterns? How can we document process patterns? Because it is important to document them so that everyone can understand them clearly. So जो existing work है in the pattern community, we can combine that with the existing process improvement community, the work done in the process improvement community. The implication is the need for a format or template that both communities can understand and agree to. So in that context, I'm going to show you the process patterns format which is used to document process patterns. First is the name of the pattern. Then you have to document the forces. Third is initial context or entry conditions. Fourth is solution. Fifth is resulting context.
or exit conditions. Then you have related patterns and known uses or examples. Name provides a concise, strong name for the patterns such as program or reuse first or technical review. Then the forces, applicable forces motivating the process patterns. के इसके पीछे जो motivation है, why would you want to have or document a process pattern? The third is initial context or entry conditions. They indicate the situation at which the pattern solution applies and if applicable, the entry conditions that must be true before the process begins. So ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जब process pattern document होता है तो या process pattern को आप यूज़ करते हैं तो उस वक़्त उसके शुरू होने से पहले ये conditions exist करती हैं. Next is solution. It describes in detail how to perform the steps or activities of the process pattern. If you may choose particularly for phase and process patterns to describe management, quality assurance, and risk management issues, as well as it can indicate potential metrics that you can collect while working in that process. Then the resulting context or exit conditions, and this indicates the situation or context which will result from performing the process pattern solution, including, if applicable, the condition that must be true for the process to be considered complete. Related patterns indicate other patterns that this pattern is composed of, is part of, or is associated to. Known uses and examples section indicate where or how the process pattern has been applied in use. For example, the technical review task process pattern can be applied to the management of peer reviews, code reviews, model reviews, and management reviews. तो ये वो टेम्पलेट है, ये वो फॉर्मेट है जिस के ज़रिया से आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस पैटर्न्स को डॉक्यूमेंट करते हैं. और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपको समझनी कि जो पैटर्न्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है. आपके डिज़ाइन पैटर्न्स को डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका है, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका है. इसी तरह प्रोसेस पैटर्न्स को भी उस तरीके पर डॉक्यूमेंट किया जा सकता है या किया जाना चाहिए जो कि मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है. इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप एक ही तरह के ऊपर डॉक्यूमेंट किए हुए प्रोसेसेस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. तो कम्युनिकेशन के में जो एक ट्रिकरी है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो इन टेम्पलेट्स को यूज़ करने से ख़त्म हो जाती है. आपको पता चल जाएगा कि जहां आप फोर्सेस की हेडिंग देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इस पैटर्न को यूज़ किया जाना है, या इनकी जो इसी तरह अगर एंट्री कंडीशंस आप कहीं देखें या इनिशियल कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सेक्शन में ये चीज़ डिस्क्राइब हुई है कि सॉल्यूशन से पहले कौन सी स्टेट है, और इसी तरह सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद एग्जिट कंडीशंस या फाइनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है. तो इस तरह नॉन यूजेस हैं या पैटर्न्स दूसरे पैटर्न्स के साथ इस प्रोसेस पैटर्न का क्या रिलेशनशिप है. तो ये तो अभी हमने देखा कि एक प्रोसेस पैटर्न को किस तरह डॉक्यूमेंट किया जाता है, और ये इसको समझना पूरी तरह अच्छी तरह बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर जो एडवांटेज आपको प्रोसेस पैटर्न्स का है, प्रोसेस पैटर्न्स को डॉक्यूमेंट करने का है, उसको आप पूरी तरह समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि इसी टेम्पलेट के ऊपर, इसी फॉर्मेट के ऊपर फिर तमाम प्रोसेस पैटर्न्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है. हमने कहा था कि हमें 3 किस्म के प्रोसेस पैटर्न टाइप से इंटरेस्ट है. एक उसमें टास्क प्रोसेस पैटर्न्स हैं, फिर स्टेज प्रोसेस पैटर्न्स हैं, और फाइनली फेज़ प्रोसेस पैटर्न्स हैं. अब हम ये करते हैं कि बारी बारी इन तीनों
प्रोसेस पैटर्न टाइप्स की एक एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम टास्क प्रोसेस पैटर्न की एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे मैंने टेक्निकल रिव्यू प्रोसेस पैटर्न को सेलेक्ट किया है। इसमें हम देखते हैं कि टेक्निकल रिव्यू प्रोसेस पैटर्न क्या होता है। टेक्निकल रिव्यू प्रोसेस पैटर्न डिस्क्राइब हाउ टू ऑर्गेनाइज, कंडक्ट एंड फॉलो थ्रू ऑन ए रिव्यू ऑफ वन और मोर डिलीवरेबल्स। कौन से डिलीवरेबल्स हैं ये इससे हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमने चूँकि एक उसके प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है इसलिए हमें सिर्फ उसके जो उसके तरीक़ाकार है, जो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इनिशियल कंडीशंस हैं, जो कि फोर्सेस हैं, वो हमने डॉक्यूमेंट करनी है। तो जैसा कि पहला डॉक्यूमेंटेशन में स्टेप है टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट नेम, तो टेक्निकल रिव्यू is very appropriate name for the process that we are talking about. उसके बाद फोर्सेस हैं। फोर्सेस में पहली चीज़ ये है कि जो डिलीवरेबल्स हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो डिलीवरेबल्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। वो मॉडल्स भी हो सकते हैं, प्रोटोटाइप्स भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो सोर्स कोड्स भी हो सकते हैं। दैट these deliverables help to define the software and related products to be released to the user community. Therefore, you should validate each deliverable and you should do that so that quality is ensured in those deliverables. तो पहली वजह जो आप टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट करने की या टेक्निकल रिव्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की आपके पास है, वो ये है कि जो डिलीवरेबल्स आपके पास हैं उसमें आपने इंश्योर करना है कि वो हाई क्वालिटी डिलीवरेबल्स हैं। दूसरी वजह ये है कि आपके जो डिलीवरेबल्स हैं, जिनकी मैंने अभी कुछ मिसालें दी आपको, उनमें से डिफेक्ट्स को निकालना अर्ली इन द लाइफ साइकिल रिलेटिवली चीप है। द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग डिफेक्ट्स increases in the later stages of software development activities. तो उसमें क्योंकि एक snowballing effect आ जाता है, तो the sooner you are able to identify and remove defects from your work products, the better, both cost-wise and quality-wise. Third, because it is difficult to review your own work, you would want to have a second set of eyes to look at and review the deliverable or the work product that you have produced. And finally, you would want to communicate your work to others, and one way to do that is to have your teammates review the work product or deliverables that you have produced. तो ये वो वजूहात हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, मोटिवेशनल फोर्सेस हैं कि आप इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। अब हमने दो चीज़ों को या दो सेक्शंस को टेक्निकल रिव्यू के हवाले से डिस्कस किया। एक तो हमने नेम असाइन किया, दूसरा हमने उन फोर्सेस को जो कि टेक्निकल रिव्यू करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं उनको किया। अब तीसरा स्टेप या तीसरा सेक्शन जो है वो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट का है। इनिशियल कॉन्टेक्स्ट टेक्निकल रिव्यू को कंडक्ट करने के लिए क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि one or more deliverables are ready to be reviewed. They have been created by the development team. That can be a one-person team or a multiple-person team, but those deliverables are ready for conducting the process that is being discussed, which in case now is technical review. The next step obviously is the solution section or solution step for technical review. There are 6 basic steps or sequences of steps in technical review, which I'm going to show you and talk about it. Technical review के basically 6 steps हैं, sequences हैं. Number 1 is prepare for review. Number 2 is indicate readiness for review. And number 3 is perform
cursory inspection. Number 4 is organize review. Number 5 is hold review. And number 6 is act on review results. अब थोड़ी इंट्रोडक्शन मैं इन स्टेप्स की करता हूँ. Prepare for review. The items that are to be reviewed are gathered, organized appropriately, and packaged so they can be presented to the reviewers. तो जो आपने preparation review meeting के लिए करनी है वो इस step में की जाती है. Second is indicate readiness for review. The development team must inform the review manager, often a member of the quality assurance group, when they are ready to have their work product reviewed, as well as what they intend to have reviewed. Third is perform cursory inspection. The first thing that the review manager must do is to determine if the development team has produced work that is ready to be reviewed. The manager will probably discuss the development team's work with the team leader and do a quick rundown of what they have produced. The main goal is to ensure that the work to be reviewed is good enough to warrant getting a review team together. और अगर इसका जवाब पॉजिटिव में हो, यानी कि उनका काम इस काबिल हो कि उसको रिव्यू किया जाए, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिव्यू है. नहीं तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक एरो आपको वापस लेके जा रहा है टू प्रिपेयर फॉर रिव्यू, और इससे आपको एक लिहाज से वापस जाने की ऑप्शन है कि अगर हेड रिव्यूअर या फैसिलिटेटर के नज़दीक, रिव्यू मैनेजर के नज़दीक ये काम अभी इस काबिल नहीं है कि इसको रिव्यू किया जाए, तो मीटिंग कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. Let's see that in our case the work to be reviewed is ready and it warrants a review meeting. तो अगली एक्टिविटी जो होगी वो ऑर्गेनाइज रिव्यू की है. The review manager must schedule a review room and any equipment needed for the review, invite proper people and distribute any materials ahead of time that are needed for the review, ताकि जो reviewers हैं वो जाकर अपना उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर सकें और उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के बाद फिर वो रिव्यू की मीटिंग के लिए प्रिपेयर होके आएँ. Which is the next step, and it is titled Hold Review. Technical reviews should take about 2 hours so as not to overwhelm the people involved. The entire team should attend, especially those people who are responsible for creating those documents which are being reviewed. They can be useful in answering questions and explaining or clarifying their work. There can be typically 3 to 5 reviewers as well as review manager, all of whom are responsible for participating actively in the review. Now this review meeting can be of different types. This entire review exercise can be of a very strict inspection type meeting, or it can be rather informal. So depending on the kind of review that is being conducted, the number of reviewers and the roles that they play during the review meeting and during the entire process can vary. But that's not the purpose of discussion today. I would like to keep my focus on explaining what the process patterns are and how technical review process is documented using the patterns approach. It is important that all material is reviewed. It is too easy to look at something quickly and assume that it is right, but that's not really the purpose of conducting a review and spending corporate money on that. It is a job of the review facilitator to ensure that everything is looked at and that everything is questioned
and everything is seriously taken. Now, the final step in the review process is to act on the review results. A document is produced during the review describing both strengths and weaknesses of the work being reviewed. This document should provide a description of any weaknesses, why it is a weakness or defect, and provide an indication of what needs to be addressed to fix the weakness or fix the defects. This document will be given to the development team so that they can act on the recommendations or action items that have been documented, and to review manager to use in follow-up reviews if such reviews are warranted, in which the work is inspected again to verify that all the weaknesses have been addressed and all the defects have been removed from the reviewed document. तो ये वो प्रोसेस है, जैसा कि अभी आप देख रहे थे और मैं इसको डिस्क्राइब भी कर रहा था, कि जो सॉल्यूशन का सेक्शन है फॉर प्रोसेस पैटर्न्स ऑफ टेक्निकल रिव्यूज प्रोसेस पैटर्न, उसके 6 स्टेप्स हैं और उन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन मैंने हाई लेवल तरीके से, या कहना चाहिए कि एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिस्क्राइब किया. इसके डिटेल के लिए आप कि रिव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं, किस तरह के रिव्यूज़ होते हैं, इंस्पेक्शंस हैं और दीगर और तरह के और टाइप्स के रिव्यूज़ हैं, उसके लिए आप लिटरेचर से कंसल्ट कर सकते हैं. अब हम प्रोसेस पैटर्न्स के या टेक्निकल रिव्यू प्रोसेस पैटर्न के नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, जो कि रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट है या फाइनल कॉन्टेक्स्ट है, और इसको हम एग्जिट कंडीशंस भी कह सकते हैं. Senior management at this point is assured that the development team has produced a high quality deliverable that meets the needs and requirements of the user community. वो user community कोई भी हो सकती है, वो development team में से भी हो सकती है, वो actual clients और users में से भी हो सकती है. एक और बात ये है कि बहुत important technical reviews की जो एडवांटेज है, एक तो हमने पहले कहा था कि जो वन ऑफ द फोर्सेस ऑफ टेक्निकल रिव्यूज इज़ टू कम्युनिकेट द वर्क डन बाय वन मेंबर और वन टीम टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और एक बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज इन रिव्यूज़ की ये होती है कि ओनरशिप बढ़ जाती है. ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू अ ग्रुप, क्योंकि पहले एक शख्स के वो डॉक्यूमेंट तैयार की होती है और उसको जब रिव्यू कर लेते हैं तो उसके बाद वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो उस रिव्यू में शामिल होते हैं वो कहते हैं कि जी यस वी हैव लुक्ड एट इट थॉरली एंड दिस कन्फॉर्म्स टू आवर स्टैंडर्ड्स, या इसमें ये वीकनेसेस हैं, अगर इनको ठीक कर लें तो फिर दिस डॉक्यूमेंट वुड बी ऑफ हाई क्वालिटी. The development team and the reviewers have a better understanding of the deliverables once they have gone through the review, and they are building and they know how they are building the product and how their work fits into the overall software project. और ये वो concept था जो कि communication से related था, ताकि जब आप एक शख्स की work product को देखते हैं तो आपको उसके काम की भी समझ आती है और आप अपने काम से भी उस दूसरे काम को रिलेट कर सकते हैं. Individual team members and reviewers are likely to learn new techniques during the review, either techniques applied to the deliverable itself, management techniques applied during the review meeting, or development techniques suggested during the review to improve the deliverable. यानी कि आपके पास हर वक्त अगर आप रिव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ना सिर्फ ये कि जो उस प्रोडक्ट में, उस डिलीवरेबल में चीज़ें डॉक्यूमेंट की गई हैं उनसे सीख सकते हैं, और कैसे रिव्यू कंडक्ट किया जाता है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, जो पीपल ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं,
उनको वो आपके लिए नई हो सकती हैं, आप उससे सीख सकते हैं, या कोई नए सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं या प्रॉब्लम्स को ढूंढने का नया तरीका आपके इल्म में आता है, तो जो रिव्यूज़ हैं दे आर आल्सो अ वेरी गुड टीचिंग टूल, क्योंकि आप इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। तो ये इसका जो जो रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट है वो ये है। तो रिव्यू की एग्जांपल जो थी वो टास्क प्रोसेस पैटर्न की थी। अब हम स्टेज प्रोसेस पैटर्न की एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। और स्टेज प्रोसेस पैटर्न, जैसे मैंने बताया था आपको, कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल टास्क्स, और इस कि आप एक लिहाज से समझ सकते हैं कि ये इट फॉल्स बिटवीन द फेज एंड टास्क्स। तो जो स्टेज प्रोसेस पैटर्न सेलेक्ट किया है आज की डिस्कशन के लिए, उसका नाम है प्रोग्राम। An important aspect of software development is the actual development of the source code, and some would argue that it is probably the most important activity that is performed in a software project. An experienced programmer and developer, however, knows that there is far more to programming than just sitting down at a computer and typing source code. The program stage process patterns describes the iterative tasks or activities of programming. तो जो program process pattern की motivational forces हैं, उसमें जो सबसे बड़ी important और पहली बात ये है कि जिन मॉडल्स को और जिन डॉक्यूमेंट्स को मॉडल स्टेज में या रिक्वायरमेंट्स स्टेज में प्रिपेयर किया गया है, उसके मुताबिक प्रोग्रामर्स ने सॉफ्टवेयर लिखना है। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम या ऐसे प्रोग्राम्स जो कि यूज़र कम्युनिटीज़ की नीड्स को फुलफ़िल करते हों और उन मॉडल्स के ऊपर बेस किए हुए हों जो कि डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट्स की एक्टिविटीज़ में तैयार किए गए थे। The developed source code should reflect the information contained in these deliverables, yet at the same time drive changes to them as programmers gain a detailed understanding of the domain. जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जब भी आप एक स्टेज से अगली स्टेज पे जाएंगे तो आपकी रिफाइनमेंट, आपके पास इंफॉर्मेशन में रिफाइनमेंट आएगी और डिटेल ज़्यादा आएगी, तो वो साथ के साथ अपडेट होती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशन डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। Furthermore, most organizations want software to be developed in a timely and efficient manner, but at the same time it has to be maintainable and extensible so that the changes that will come in the future can be made efficiently and quickly. तो जो भी आपने आइंदा के लिए चेंजेस इंक्लूड करनी है या पॉसिबिलिटी है चेंजेस की, और जैसा कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस हमेशा होती रहती हैं, तो उन तमाम चेंजेस को एफिशिएंटली और क्विकली इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपके पास प्रोग्राम्स लिखे जाने चाहिए। जो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट या एंट्री कंडीशंस हैं फॉर द प्रोग्राम प्रोसेस पैटर्न्स, वो ये हैं कि several conditions must have been met before coding may begin. First of all, your design models should be in place before you can write code. Second, your project infrastructure should be in place, defined during the infrastructure stage and the initial stages. The infrastructure includes the development and supporting tools that your programmers will use, as well as the standards and guidelines that they will follow. Third, your programmers must be available to work, यानी कि resources भी आपके पास होनी चाहिए, computers भी आपके पास होने चाहिए, compilers और language की selection भी हो जानी चाहिए, और वो coding standards या दूसरे जो necessary standards हैं जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब डिफ़ाइन होने चाहिए। अदरवाइज़ आपकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती।
उसके बाद प्रोग्राम का सॉल्यूशन सेक्शन है, प्रोग्राम प्रोसेस पैटर्न का सॉल्यूशन सेक्शन है जो कि एक विजुअल की सूरत में है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब आप प्रोग्राम प्रोसेस पैटर्न का सॉल्यूशन सेक्शन देख रहे हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ को मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। दिस फिगर डिपिक्ट्स द प्रोसेस पैटर्न for the program stage, showing that there is more to this stage than simply writing source code. You need to understand the models, you need to then seek reusable artifacts to reduce your workload, and then you need to document what you're going to write. Then you have to write the code and inspect and improve the code, then test it and fix different defects that you have found, and then finally package it and send it to the user community. तो इस पिक्चर से, इस फिगर से आपने देखा कि प्रोग्रामिंग एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्टिविटी है। इसमें जब हम कहते हैं राइटिंग सोर्स कोड, this means more than just hacking away lines of code on a terminal. एक कंप्यूटर पे बैठ के आप सुबह से शाम सिर्फ कोड हैक नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि पहले से अगर आपके पास रियूजेबल आर्टिफैक्ट्स हैं तो उनको यूज़ किया जा सकता है, और जब आप उनको यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपका डेवलपमेंट टाइम सब्सटैंशली कम हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। फिर आप उसको इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि कोड लिखते हैं, फिर उसको इंस्पेक्ट करते हैं, फिर अगर इंस्पेक्शन से कोई गलतियाँ या कोई डिफेक्ट्स या वीकनेसेस आइडेंटिफाई हों तो वो आप उनको रिमूव कर लेते हैं। फिर देन यू परफॉर्म टेस्टिंग एक्टिविटी। ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी यूनिट टेस्टिंग, और फिर यूनिट टेस्टिंग के बाद फिर आप लार्जर टेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देन यू शिप इट टू द next stage. So coding or programming is a very creative and very extensive activity. It requires programmers to be organized, to be creative, to be innovative, and focused on the task that they're doing. The next section of the program process pattern is रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट और एग्जिट कंडीशंस। पहली बात तो ये कि जब आप इस स्टेज पर आते हैं या इस सेक्शन में आते हैं तो आपका कोड जो है वो इंस्पेक्शन पास कर चुका हो। सेकंड ये है कि कोड आपका वर्किंग कंडीशन में हो, यानी कि इट इज़ पास्ड द टेस्टिंग एक्टिविटी और टेस्टिंग प्रोसेस। थर्ड इज़ दैट योर कोड हैज़ बिन सफिशेंटली ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि आपने उसको इम्प्रूव भी करना है। आप जब एक दफ़ा एक अपने कोड को, अपने प्रोग्राम्स को इंस्पेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं, और आप उसको इम्प्रूव करके, उसको ऑप्टिमाइज़ करके फिर अगले स्टेज पर जा सकते हैं। फोर्थ, इफ़ एप्लीकेबल द सॉफ्टवेयर शुड बी इंटीग्रेटेड एंड पैकेज फॉर डिलीवरी। ऑब्वियसली दिस रिलेट्स टू लार्जर कंपोनेंट, जो कि स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं, they would go into the library. तो ये वो एक्टिविटी थी या ये वो प्रोसेस था जिससे आप एक प्रोग्राम प्रोसेस पैटर्न को डॉक्यूमेंट करते हैं। और ये प्रोग्राम प्रोसेस पैटर्न, जैसे मैंने बताया, स्टेज लेवल के ऊपर है, which falls between the task process patterns and phase process patterns. अब हम आखिर पर फेज़ प्रोसेस पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं, और उसके लिए हमने जो प्रोसेस पैटर्न सेलेक्ट किया है उसका नाम है कंस्ट्रक्ट फेज़, और कंस्ट्रक्शन फेज़ भी आप कह सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्ट फेज़ उसका नाम है। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस पैटर्न इज़ टू बिल्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ रेडी टू बी टेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द यूज़र कम्युनिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो हमने पहले प्रोग्राम प्रोसेस पैटर्न
की बात की थी वो एक स्टेज लेवल के ऊपर की थी। एक स्टेज और एक फेज़ के अंदर कई स्टेजेस होती हैं। अब हम फेज़ के ऊपर यानी कि प्रोसेसेस के जो फेजेस होते हैं उनके जो प्रोसेस पैटर्न्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, और उस हवाले से हमने कंस्ट्रक्शन का फेज़ जो है उसको सेलेक्ट किया है एज एन एग्जांपल। द सॉफ्टवेयर विल बी अकम्पनीड फॉर द मॉडल्स ऑन द सोर्स कोड। अब ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है पिछले प्रोसेस पैटर्न से, उसका कंपैरिजन भी साथ साथ करते चलें कि जो कंस्ट्रक्ट फेज़ प्रोसेस पैटर्न्स हैं उसमें जो डिलीवरी होगी उसमें मॉडल्स भी साथ होंगे, टेस्ट प्लान भी साथ डिलीवर किया जाएगा, और बाकी और आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक पूरे फेज़ की कंप्लीशन के बाद होगा। अब हम कंस्ट्रक्ट फेज़ की जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन होनी है, और उसमें प्रोग्राम भी लिखे जाने हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जाएंगे, और जो एक बड़ा मेन मोटिवेशन है इस प्रोसेस पैटर्न को एग्जीक्यूट करने का, वो ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में या सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं होती। वी हैव टू एम्फसाइज on modeling, we have to emphasize on testing, we have to emphasize on generalization, and we should avoid cutting corners and taking shortcuts and only focusing on programming. तो ये एक बहुत important motivational force है कि आप proper तरीके के साथ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को परफॉर्म करें। जो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट या एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्ट फेज़ की, वो ये है कि आप कंस्ट्रक्शन फेज़ में या कंस्ट्रक्ट फेज़ में दो तरह से एंटर कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जब प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इनिशिएट फेज़ से आप उसमें एंटर कर सकते हैं, या फिर आप मेंटेन एंड सपोर्ट फेज़ से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नई चीज़ें ऐड करने के लिए कहा गया है तो या फिर आपको पास चीज़ों को ठीक करने के लिए कहा गया है, so regardless there are several conditions that must be met before the construct phase can begin. First is that the key project management documents, which include project plan, different types of estimates, schedules, and risk assessment documents, should be available and up to date. Second, that the project infrastructure should be defined, or at least a good portion of it is defined, especially if you're executing the project for the first time, so that the tools, the processes, and standards are available for your development team. Third, that the higher level requirements of your software should be in place, as well as the project charter for your team has been finalized and agreed upon. इसी तरह आपकी जो डेवलपमेंट टीम है उसकी सिलेक्शन हो जानी चाहिए, and programmers should be made available for work so that you can start your construction software construction activity. The next is the solution section for the construct phase process pattern. An important point that you are not starting from scratch when you enter the construct phase. Because important management documents such as project plans and initial risk assessments have already been defined. Initial requirements for your application should have been defined. Project infrastructure is mostly defined, and the funding and charter for project has been acquired to start the construct phase. And these things actually, these documents and these other things define the scope of the construct phase process pattern, which I'm going to show you with a figure. So here you can see the construct phase process pattern in the form of a very busy figure because it has lots of inputs coming from different areas. It has management documents and initial requirements and project infrastructure
and project funding and project charter. And then you have allocated maintenance changes if the project is in the maintenance phase. So you have the construct phase process pattern, which is used to model, to generalize, which has program stage, and then you have test in the small stage. And then you are assuring quality, you are managing the project, you are training and educating, you are managing risks, you are managing reuse, you are managing different sorts of metrics, you are managing deliverables, and you are managing infrastructure, and you are producing packaged applications, documentation, models, source codes, management of documents. You're also producing requirements, allocation metrics, or RAM. So you can see that the construct phase process pattern consists of 4 stages, which are model, generalize, program, and test in the small. The 4 iterative stages are highly interrelated. The model stage concentrates on the abstraction of the technical and/or problem domain via the use of diagrams, documents, and prototypes. The program stage focuses on the development and documentation of program source code, and we had talked about the program stage in quite a bit of detail a little bit earlier. The generalize stage is critical to the organization's reuse efforts, as it focuses on identifying reusable items or items that may become reusable once modified from a software project. So systematic reuse ये नहीं है. This is called opportunistic reuse, because you attempt to develop reusable items by harvesting your work after the fact. तो बहरहाल इससे बहुत एडवांटेज है, प्रोडक्टिविटी में substantial gain है. Then you have the test in the small stage, and the goal of this stage is to verify and validate the deliverables developed by other stages of the construct phase. In many ways, this stage is equivalent to unit testing from the structured world, combined with quality assurance techniques such as code inspections and technical reviews. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो construct phase है, this combines different sorts of activities that are necessary for developing software. उसमें modeling भी है, उसमें reuse की induction भी है, जिसमें programming भी है, उसमें testing in the small भी है, code inspections वगैरह भी हैं. The construction phase effectively ends when a code or development freeze has been declared, which means that you have developed a substantial amount of software, you have inspected it, you have verified it, you have validated it by testing and by non-testing techniques. For a code or development freeze to be official, you must have several deliverables in place, which include models, which can consist of class models, use case models, sequence diagrams. You must have requirements, allocation metrics, you must have source code ready, you must have master, test or QA plan, you have user documentation, your operations documentation must be available. And this again depends on the kinds of project. If operations documentation is not required, is not applicable, then obviously you're not required to produce that. Then you also may have to produce support documentation, the source code, as I already said, the training plan and release plan, and the lessons learned document. So there are a number of things that you must have before you can declare code freeze or development freeze. So that brings an end to the discussion on
the construct phase process patterns. Process patterns are an excellent mechanism for communicating approaches to software development that have proven to be effective in practice. They are reusable building blocks from which organizations may tailor mature software process to be used in project. अब इन process patterns को हम लेकर फिर इसमें जो हमारे process improvement opportunities हैं उनको identify कर सकते हैं. You can take any process and develop a process pattern for that and as an exercise, और फिर उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें कौन सी जो areas हैं जहाँ पर आप improve कर सकते हैं and process patterns can contribute to process improvement activities in that way. Thank you very much.